इंडियन रेलवेज दुनिया का 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, जो 67,000 किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। और ये रोज 2 करोड़ 30 लाख लोगों को ले जाने का काम करता है। इसकी शुरुआत 34 किलोमीटर के एक छोटे से ट्रैक से हुई थी और आज ये एक इतना मैसिव नेटवर्क बन चुका है। इंडियन रेलवेज 1.2 मिलियन लोगों को रोजगार देने का काम भी करती है। इंडियन रेलवेज के बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत फैसिनेटिंग है, लेकिन जब यहाँ की ट्रेन्स में ट्रैवल करने की बारी आती है तो वो इतना फैसिनेटिंग नहीं होता। इसीलिए आज हम खुद इंडियन रेलवेज में ट्रैवल करेंगे और इसके रूट कॉज को जानने की कोशिश करेंगे। किसी भी चीज़ के बारे में एक स्टूडियो के अंदर से अपना ओपिनियन देना, डेटा रीड करना बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको किसी चीज़ को अच्छे से जानना है ना तो ग्राउंड पे जाके टेस्ट करना पड़ेगा। तो इंडियन रेलवेज को पूरे कोर से जानने के लिए आज हम खुद 3 घंटे ट्रैवल करेंगे, जिसमें से हम 1.5 घंटा जनरल कोच में ट्रैवल करने वाले हैं और 1.5 घंटा 3rd AC में। स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है। अब देखते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म पे लिखा हुआ स्लोगन है, इसे इंडियन पैसेंजर्स और इंडियन रेलवे फॉलो करता है या नहीं। खैर, ये कुछ कॉमन विजुअल्स हैं जो हर बार देखने के लिए मिलते हैं। लोग सिर्फ 1-2 मिनट की जल्दी के लिए अपनी जान को रिस्क में डालते हैं, इलीगली रेलवे ट्रैक क्रॉस करके और ट्रैक के बिल्कुल नजदीक खड़े होकर। इंडियन रेलवेज में डेली ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन से भी ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी ट्रेन का सफर कुछ ऐसा दिखता है। सो एज एक्सपेक्टेड पहला अपडेट है कि हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट 10 मिनट लेट है। इसका टाइम था 1:10, तो देखते हैं कितनी देर में आएगी। ये बात है 19वीं सेंचुरी की, जब ब्रिटेन तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ग्रो हो रहा था और इसमें एक बड़ा रोल लॉजिस्टिक्स के लिए रेलवे प्ले कर रही थी। और यहीं से ब्रिटिशर्स को आइडिया आया कि क्यों ना अपनी ब्रिटिश कॉलोनीज जैसे इंडिया में रेलवेज को कंस्ट्रक्ट किया जाए। इसके 2 बड़े ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला, इंडिया के अलग अलग पार्ट से चीप रॉ मटेरियल्स को इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज तक पहुंचाना, और दूसरा मिलिट्री ट्रूप्स को एफिशिएंटली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। इंडियन रेलवे को कंस्ट्रक्ट करने का पहला प्रपोजल 1832 में रखा गया था, लेकिन कुछ फाइनेंशियल हर्डल्स के चलते इस आइडिया को पोस्टपोन कर दिया गया और फिर ठीक 18 साल बाद इंडियन रेलवे का कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया। 34 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन बॉम्बे और थाने को कनेक्ट करने वाली थी और 3 साल बाद यानी 1853 में पहली बार बॉम्बे से थाने तक ये ट्रेन चलाई गई, जिसमें 400 पैसेंजर्स ने सफर किया था। आज इंडियन रेलवे नेटवर्क वर्ल्ड में 4th नंबर पे आता है। इंडिया से ऊपर है यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और रशिया। अगर इंडिया से कंपेयर करें तो इन तीनों देशों के अंदर काफी एडवांस ट्रेन अवेलेबल हैं। जैसे ये है रशिया की सेप्सन हाई स्पीड ट्रेन, जो 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन कर सकती है। ये ट्रेन 700 किलोमीटर के डिस्टेंस को सिर्फ 4 घंटे के अंदर कवर कर देती है, जिसमें 1 सेकंड का भी डिले नहीं था और ट्रेन के अंदर हॉट टॉवल के साथ मल्टीपल मील्स भी सर्व की गई। ओवरऑल इस ट्रेन के अंदर अभी तक एक बहुत ही कंफर्टेबल और प्रीमियम एक्सपीरियंस था। लेकिन अपनी जर्नी के बीच में मुझे याद आया कि आज मुझे अर्जेंटली एक ब्रांड अग्रीमेंट साइन करके भेजना था, पर मुझे अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने में 4 घंटे लग जाएंगे। इतने में डेडलाइन मिस हो जाएगी। तो क्या करूं? ट्रेन में ना प्रिंट आउट निकाल सकता और ना ही मेरे पास पेन है जो साइन कर दूं। पर वेट, ओडू सिग्नेचर है ना, इसमें मैं डिजिटल सिग्नेचर कर सकता हूं विदाउट एनी प्रिंट आउट और पेन। ओडू के 45+ ऐप्स में से पहले मैं ई साइन सेलेक्ट करूंगा। मैं बस अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करता हूं, नेम, साइन और डेट जैसी फील्ड्स जो चाहिए उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं और डिजिटली साइन करके भेज देता हूं। ना मुझे जर्नी इंटरप्ट करनी पड़ी, ना मैनुअल पेपर वर्क का झंझट। इनफैक्ट इसमें आपको साइन करने के लिए 3 ऑप्शंस भी मिले हैं, ऑटो, ड्रॉ एंड अपलोड। सब कुछ लीगली वैलिड, सिक्योर और आसानी से हो जाता है। और ओडू सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है, इसमें अकाउंटिंग, सेल्स, CRM जैसे मल्टीपल ऐप्स हैं, जिससे बिजनेस के हर एस्पेक्ट को एक ही ऐप से मैनेज कर सकते हैं। इन ऐप्स की मदद से ओडू छोटे बड़े बिजनेसेस को स्ट्रीमलाइन करने में हेल्प करता है और ओडू की एक ऐप लाइफ टाइम फ्री है। तो चाहे आप डिजिटल साइनिंग के लिए ओडू साइन यूज करें या फिर किसी और बिजनेस नीड के लिए, एक ऐप बिल्कुल फ्री है। तो अभी जाओ और नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करो, ओडू पर साइन अप करो और अपनी एक फेवरेट ऐप लाइफ टाइम फ्री यूज करो। लेकिन अब बारी थी मेन मुद्दे पे आने वाली, जो है इंडियन रेलवेज।
भारत में सभी ट्रेन की हालत खराब है, चाहे वो ट्रेन लेट होने की बात हो या फिर बात हो साफ सफाई की। इंप्रूवमेंट्स की तमाम कोशिशों के बाद भी आखिर इंडियन रेलवेज आज भी ऐसा क्यों है जैसा आज से 10-15 साल पहले था। तो हमारे डिपार्चर 1:10 का था और अभी 1:55 हुए हैं, तो ऑलमोस्ट 45 मिनट का डिले है। खैर इतना एक्सपेक्टेड तो हमें अपनी इंडियन रेलवेज से था। 1870s के आते आते ब्रिटिशर्स ने रेलवे के थ्रू 3 मेजर सिटीज को कनेक्ट कर दिया था, जो थी कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास। 1900 तक 25,000 किलोमीटर का एक ऑपरेशनल रेलवे ट्रैक तैयार कर दिया गया था, जिसको ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए पूरी तरीके से यूज किया। वर्ल्ड वॉर 1 में 1.3 मिलियन इंडियन सोल्जर्स ने पार्ट लिया था, जिनकी मोबिलाइजेशन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए पूरी तरीके से इंडियन रेलवेज का यूज किया गया। सेम ही चीज वर्ल्ड वॉर 2 में भी रिपीट की गई, जहां 2.5 मिलियन इंडियन सोल्जर्स ने पार्ट लिया था। उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी रेलवे का भरपूर यूज किया गया। क्या खाओगे? कटलेट है, 50 रुपीज जी। अब पता नहीं इसके साथ मुझे क्या करना, क्योंकि ये बिल्कुल सीली हुई मेरे पास कटलेट है और 2 कच्ची ब्रेड। बेटर है ना ही खाऊं। तो हमारा सफ़र सिर्फ 1.5 घंटे का है, लेकिन फिर भी हमने अपनी ब्लैंकेट मंगाई है। लुक्स क्लीन। तो ये एक चीज़ है जो रेलवे ने काफ़ी इम्प्रूव की है। पहले रेलवे एक ब्लैंकेट को 30 दिन तक चलाया करता था, फिर इन्होंने 15 डेज़ किया उसको, लेकिन अब ये बिल्कुल एक नए पैकेट में हमको ब्लैंकेट दे के गए हैं, विच इज़ गुड। तो ये काफ़ी क्लीन है। अच्छा खाना तो नहीं मिल पाया, लेकिन ओढ़ने के लिए एक ब्लैंकेट ज़रूर मिल गई। ट्रेन के अंदर स्विचेस, चार्जिंग पोर्ट सब काम कर रहे थे और गाज़ियाबाद से चलने के बाद ट्रेन और लेट होने लगी। तो अभी हम एस्टिमेटेड टाइम से ऑलमोस्ट 1 घंटा पीछे हैं। ये ट्रेन 2:40 पे मेरठ में होनी थी, लेकिन अभी हम मेरठ के आसपास भी नहीं है और 3:30 ऑलरेडी बज चुके। सो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक जाते जाते मुझे लगता है कि हम कहीं तकरीबन 1.5 घंटा पीछे हो जाएंगे। एक तो भाई ये ट्रेन इतनी स्लो है ना, तब से चली मैंने इसको हाई स्पीड में देखा ही नहीं। और अगर एसी कोच में ये हाल है तो जनरल में क्या होगा, क्योंकि यहाँ तो फिर भी हम कंफर्टेबली बैठ पा रहे। जनरल कोच में तो भाई खिचड़ी बनने वाली बहुत बुरी तरह। मुझे अभी से लग रहा है कि जनरल कोच का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होने वाला है। 1947 के बाद रेलवेज का एक रिकवरी फेज शुरू हुआ, क्योंकि पार्टीशन के बाद 40% रेलवे के जो एसेट्स थे वो पाकिस्तान के पास चले गए थे। तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडियन रेलवेज की ओनरशिप को पूरी तरीके से अपने अंडर लिया और फिर रेलवेज का मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ। पहले फेज में स्टीम इंजन की डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए डीजल लोकोमोटिव्स को इंट्रोड्यूस किया गया और फिर सेकेंड फेज में कुछ मॉडर्न ट्रेन इंट्रोड्यूस की गई, जैसे कि राजधानी, और स्टीम और डीजल इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन से चेंज करने का काम शुरू किया गया। 15,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क एक्सटेंड किया गया, जिससे कि रेलवे को रिमोट एरियाज तक पहुंचाया जा सका। इंडिया का रेलवे नेटवर्क आज 94% इलेक्ट्रीफाइड है और अपने बजट का एक बड़ा पोर्शन इंडिया रेलवे के ऊपर ही स्पेंड करती है। लेकिन अगर आज भी हम इंडियन रेलवेज में ट्रैवल करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसे विजुअल्स बनते हैं। ये अंबाला एक्सप्रेस हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं टुवर्ड्स सहारनपुर। अभी मैं वॉशरूम की तरफ जा रहा था। पानी काफ़ी क्लॉग्ड मिला था और इंडियन स्टाइल वॉशरूम है एंटायरली, क्योंकि ये मेजर जंक्शन है। काफ़ी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। मैं खुद वॉशरूम नहीं जा पा रहा हूँ, मेरे कलीग भी जाके आए हुए हैं। तो लॉन्ग जर्नी में क्लीनलीनेस और सैनिटेशन का बहुत सारे इश्यूज़ है यहाँ पे। तो इमीडिएट रेमेडी कुछ नहीं मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। एंड ऑलमोस्ट ऑल ट्रेन्स इन दिस रूट और बाकी सारे रूट में सेम इश्यूज चल रहे हैं। एसी में हम ट्रैवल कर रहे हैं मीन्स वी एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ फैसिलिटीज, एंड नॉट ओनली इन दिस रूट, वी हैव सीन दिस इन द मेजॉरिटी ऑफ रूट्स। वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई डोंट गो टू द वॉशरूम पर्टिकुलरली इन 3 टायर इज बिकॉज ऑफ दिस। मैं फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ। मोस्टली डिपेंड होता है, अगर लॉन्गर रूट होता है तो आई प्रेफर फ्लाइट्स, क्योंकि टिकट्स मिलना, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीनलीनेस, हाइजीन, बहुत सारी चीज़ें मैं कंसिडर करता हूँ। एंड एसी ट्रैवल दिस डेज काफ़ी मतलब कॉस्टली है, बट उस हिसाब से बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैं मंथली एटलीस्ट ट्वाइस में ट्रैवल करता हूँ। इंडियन रेलवेज एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, जो हमारा नियरेस्ट काउंटर पार्ट है चाइना और एल्स एनी अदर कंट्रीज़, has been lagging behind in a lot of sectors. हमारे यहाँ population explosion वाली चीज़ जो है काफ़ी डिस्कस नहीं होती। That is one of the reasons why हमारी
रेलवेज की इंफ्रास्ट्रक्चर कैचअप नहीं कर पाती। प्लस कॉमन सिटीजन्स का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कीप अप विद द क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, जो हमारे कंट्री में बेसिक इंटेलिजेंस कोसेंट लैक होता है इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस। तो इस मैटर में आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द कंडीशन ऑफ द रेलवेज। कोई भी गवर्नमेंट हो, आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू इम्प्रूव एनी टाइम सून। लॉन्गर रूट्स में तो सेकंड एसी ही प्रेफर करते हैं क्योंकि वो ठीक रहता है। मैं भी महीने में काफ़ी अहमदाबाद से चेन्नई अपने वर्क के रिलेटेड ट्रैवल करता हूँ महीने में एक बार। तो थर्ड एसी में भी मुझसे मतलब 34-36 घंटे थर्ड एसी में भी मुश्किल हो जाता है। सेकंड एसी ही ठीक रहता है। वॉशरूम्स भी रिलेटिवली ज़्यादा क्लीन है सेकंड एसी। फिलहाल जैसे कंडीशन चेंज हो रहे हैं, थर्ड एसी हैज बीन वेरी क्लोज टू स्लीपर क्लास राइट नाउ। कंडीशंस, क्राउड, सैनिटेशन, ये सब थर्ड एसी धीरे धीरे स्लीपर हो गया है एंड सेकंड एसी धीरे धीरे थर्ड एसी वाली कंडीशन में आने वाली है। आज कम से कम 3 या 4 साल बाद ट्रेन में सफ़र किया है और पहली ट्रेन जो मैंने बोर्ड करी वही लेट, जिस सीट पे मैं आगे बैठा उसी सीट पे कूड़ा। तो 100% स्ट्राइक रेट है इंडियन रेलवेज का डिसअपॉइंट करने में। तो नहीं, ये आई मीन हाई स्पीड ट्रेन्स आर ऑल्सो द नीड ऑफ द आवर, बट एक कंट्री को, रिस्पॉन्सिबल कंट्री को एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। यू शुड अपग्रेड योर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज कीप अप विद द अदर मॉडर्न एमिनिटीज जो भी है ग्लोबली हो रहा है। दैट इज व्हाट आई फील। Also trains which are going to central UP, eastern UP and Bihar, those reason. बहुत ओवरक्राउडिंग, जनरल बहुत ही मतलब आई मीन दीज आर ऑल वेटिंग फॉर अ लार्ज इंसिडेंट टू हैपन। हमने देखा था लास्ट ईयर कोरोमंडल एक्सप्रेस का क्रैश हुआ था एक्सीडेंट में एंड मेजॉरिटी ऑफ द फैटेलिटीज वर इन द जनरल बोगी। तो ऐसे दीज आर ऑल इंसिडेंट्स दैट आर आई मीन लार्ज स्केल इंसिडेंट्स दैट आर वेटिंग टू हैपन, जो कभी भी हो सकता है। एंड द गवर्नमेंट इज, रेलवे मिनिस्ट्री हैज नॉट अपग्रेडेड एज पर इट्स नीड। एक बार क्रैश हो जाता है, कुछ दिनों तक न्यूज़ रहता है, तो वापस वही किस्सा शुरू हो जाता है। किसी दूसरी कंट्री की ट्रेन में ट्रैवल किया है आपने? मैंने यूरोप में ट्रैवल किया एक्सटेंसिवली, फ्रांस में एंड नेदरलैंड्स में, एंड इट फील्स लाइक हम अभी भी 19th सेंचुरी में हैं। दे आर वेल अबव 21st सेंचुरी। बीट फैसिलिटीज, बीट क्राउड मैनेजमेंट, जो भी नॉइज़ है ट्रेन के अंदर जो अलाउड होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड, वॉशरूम्स, एवरीथिंग इज अ लेवल अप देयर। अभी तक तो ये सफ़र काफ़ी कंफर्टेबल जा रहा था, लेकिन जो अगला स्टेशन था मेरठ, वहाँ हमें स्लीपर कोच में स्विच करना था। तो अभी हमने एसी से स्लीपर क्लास में स्विच कर लिया है और फ़र्क आपको दिख ही रहा होगा। एसी क्लास में फिर भी हम काफ़ी रिलैक्स होकर बैठ के जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे सीट तो छोड़ो, खड़े होने की भी जगह बहुत मुश्किल है। जो जनरल और स्लीपर क्लास हैं उनकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 70 से 80 पैसेंजर की होती है, कंफर्टेबली जो बैठ के और खड़े होकर जा सकें। लेकिन यहाँ 100 से ज़्यादा पैसेंजर होंगे, ऑलमोस्ट 150 भी हो सकते हैं। आप देख रहे हो जनरल का कि जो हाल है अभी फ़िलहाल यही रहता है, और जिसको अगर इमरजेंसी में जाना होगा तो वो जनरल से ही जाएगा। ये दिक्कत होती है, जाने में बहुत परेशानी होती है। पब्लिक बहुत ज़्यादा है और ट्रेन में ऐसी भीड़ रहती है, कोई साफ़ सफाई का कोई ऐसा हिसाब नहीं। वॉशरूम और सब कुछ आप जाके देखो, वॉशरूम का पता चल जाएगा। तो ट्रेन और बढ़ जाए ना इस रूट पे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम शादरा से आते हैं खतौली के लिए, 50 रुपये का टिकट लगता है इसमें। तो अगर यही टिकट बढ़ के 100 रुपये हो जाए, लेकिन सर्विस ट्रेन की मान लो थर्ड एसी जैसी, जिसमें बाथरूम साफ़ है, ट्रेन लेट नहीं हो रही, तो वो प्राइस पे करना चाहोगे? और लोग देंगे इतना पैसा या महंगा है लोगों के लिए? सुविधा मिलेगी तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये को बस से अगर आदमी जाता है तो 250 रुपया लगता है, तो ट्रेन से जाएगा, जल्दी पहुंचेगा, सुविधा मिलेगी तो आदमी 100 रुपये भी दे देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस से तो फिर भी कम ही लग रहे हैं ना। ये बात साफ सफाई के नाम पे तो बिल्कुल एकदम रेलवे एकदम धब्बा है। कुछ नहीं है, सफाई के नाम पे गंदगी भरी पड़ी है। ट्रेन में जाके देखो तुम, अंदर टॉयलेट में तमाम बदबू उठी पड़ी है। आम आदमी तो, सही आदमी तो जा नहीं पाता। जिसको ज़्यादा ही जोर लग जाए तो उसकी प्रॉब्लम है, वो तो जाएगा ही बेचारा। लेकिन प्रॉब्लम बहुत होती है यार इसमें। टॉयलेट यूज़ नहीं कर सकते, गंदगी नहीं, बहुत गंदगी है यार। कुछ इम्प्रूवमेंट है पिछले कुछ सालों में, जैसा पहले हुआ करता था आज उससे कुछ बेहतर हो या सेम ही है? नहीं, पहले से बेहतर तो ये हुआ है कि जैसा अब पलटी जो है ना, ये मेरठ तक के ये सिंगल थी, आगे दिक्कत ज़्यादा होती थी, ट्रेनें लेट ज़्यादा होती थी। पहले में आरम्भ में तो अब बदलाव है, ट्रेनें भी बढ़ गई है पहले में। मेरे हिसाब से तो सबसे पहले तो ट्रेन बढ़नी चाहिए,
ट्रेन बहुत कम है, सवारी इतनी बुरी तरीके से ठूस के भरी हुई है इसमें कि समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों का बिल्कुल मतलब टिकट लेके बहुत बुरे हालात हैं यहाँ के। लोग सफ़र सही तरीके से कर नहीं पा रहे। बच्चे देखो कितनी बुरे हालात हैं भाई, मैं देख रहा हूँ, मैं तो सही बैठा हूँ, जो लोग खड़े हैं वो कैसे सफ़र कर रहे हैं, मैं बड़ा ये सोचकर परेशान। मैं तो एक बात जानता हूँ, आज के टाइम में सुविधा सब लेना चाहते हैं, पैसे को कोई नहीं देखता है। पैसे के आगे सुविधा ज़्यादा इजी लगती है मुझे तो। पैसा ज़्यादा खर्च हो जाए लेकिन इजी होके चले जाए वो ज़्यादा बेटर है। ये मेरे बच्चे भी साथ में हैं, मेरी वाइफ है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पोती है, सब जा रहे हैं हम। लेकिन जिस सीट पे हमें 4 लोगों को बैठना चाहिए वहाँ हम 7 जने बैठे हैं। भाई सफ़र है ठीक है, एक दूसरे से कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ता है, लेकिन 4 सीट पर बैठकर 7 जने जा रहे हैं, ज़बरदस्ती बैठे हैं। देख लो आप, क्या करें, सफ़र तो करना है, जाना है घर अपने। उसमें हमारी माँ बहनों को ज़्यादा दिक्कत होती होगी। बहरहाल हम तो चले ही जाएंगे भाई, मर्द तो उतर के भाग के कैसे भी चढ़ जाता है, लेकिन लेडीज़ कैसे चढ़ पाएगी? लेडीज़ के लिए ज़्यादा समस्याएं हैं। थर्ड एसी का वॉशरूम फिर भी यूजेबल था, लेकिन यहाँ के वॉशरूम को तो यूज़ करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। वॉशरूम का गेट खोलते ही मुझे काफ़ी कुछ गलत दिख गया। भाई यहाँ का वॉशरूम ऐसा है कि मैं आपको दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ लोग खाना खाते हुए इस वीडियो को देख रहे होंगे और लोगों को ऐसी चीज़ें ज़्यादा देखनी पसंद भी नहीं है। मतलब जो चीज़ वॉशरूम के अंदर होनी चाहिए वो बाहर ही पड़ी है, मतलब ये समझ लो। ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि स्लीपर के अंदर थर्ड एसी से कितना ज्यादा डिफरेंस है। इतना डिफरेंस कि टीटी ने भी आना जरूरी नहीं समझा। फिर देवबंद स्टेशन पे ट्रेन ऑलमोस्ट 1 घंटे तक खड़ी रही, जिसकी वजह से ये 1 घंटा और डिले हो गई। तो खैर धीरे धीरे हम अपने फाइनल स्टेशन की तरफ चल पड़े और तभी हमें पता लगा इवन वॉशरूम तक लोग भरे हुए, और ये लोग बता रहे हैं कि एक बंदा तो शुरू से अंदर ही है। वाह। तो ट्रेन की जो टॉयलेट सीट है वो भी खाली नहीं है, मतलब वहाँ पे भी लोगों ने फुल यूटिलाइजेशन किया हुआ है उसका भी। रेलवे इतनी अनरिलायबल है कि अगर किसी का एग्ज़ाम हो और वो ट्रेन से ट्रैवल करना चूज़ करे तो उसका तो एग्ज़ाम भी जो है निश्चित ही है छूटना। सच में मैं सोच रहा अगर आज मैं किसी डेडलाइन वाले काम से अपने सिटी जा रहा होता वापस, तो वो तो कब का छूट चुका होता। ऑन एन एवरेज 475 ट्रेन हर साल डीरेल हो जाया करती थी, और 2004 से 14 के बीच ट्रेन डीरेलमेंट का जो एवरेज था वो 1.2 था, और अभी ये 0.24 पर आ गया है। लेकिन आज भी ये बात डिनाई नहीं की जा सकती कि इंडियन रेलवेज के साथ अभी भी तमाम ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो पैसेंजर्स डेली बेसिस पे फेस करते हैं, जो कि इंडियन रेलवेज के एक्सपीरियंस को बिल्कुल जीरो कर देता है। एक्सप्रेस ट्रेन है और 2 घंटे लेट सीट नहीं मिली, सीट नहीं मिलेगी तो भाई एक पैर पे बैठे हो, आधी सीट कहाँ मिलेगी? अब तो थोड़ी सीट भी पहले 20 ज़्यादा। तो एक एक्सप्रेस ट्रेन होने के बाद भी ऑलमोस्ट 2 घंटा लेट ट्रेन हो गई, तो पैसेंजर ट्रेन की क्या हालत है? पैसेंजर और फालतू लेट हो गए, कोई 2.5-3 घंटे लेट हो जाता है। पीछे छोड़ दी थी, अच्छा साथ में चल रही, इससे पहले चली थी वो ऑलरेडी, तो इससे पीछे है। तो क्या आप कितना फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं? अच्छा तो कितने साल हो गए और ऑलमोस्ट ट्रैवल करते हैं बाय रेल? 5-6 साल से कंटिन्यू, 1 महीने में 2 चक्कर लगते हैं और यही आती है। सीट कभी कभी मिला है, ऐसा नहीं है कभी कभी बैठ के गया मैं, तो मेरे याद भी नहीं मैं बैठ के कब गया। साफ सफाई और ये ट्रेन शेड्यूल का सफाई तो देखिए यही बदबू ले रहे हैं वहाँ से। टाइम पे कभी ऐसा हुआ कि ट्रेन पे कभी शेड्यूल सुधरा हो किसी दौरान? अब सही है हमेशा देखो। इस ट्रेन को लगभग 4 बजे मुजफ्फरनगर पहुंचना था और 6 बजे इस स्टेशन पर उतरे। मोमेंट ऑफ रिलीफ।
A wise man once said, tough time never lasts, but tough people do. और इस जर्नी को सरवाइव करने के बाद अब हम आ गए हैं इंडिया की सबसे एडवांस ट्रेन को टेस्ट करने, जो थी वंदे भारत। वंदे भारत मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का एक इंजीनियरिंग मार्वल है, जिसे शताब्दी ट्रेन से ज़्यादा कंफर्टेबल और हाई प्रायोरिटी ट्रैवल के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। हमें जाना था मुजफ्फरनगर स्टेशन से दिल्ली। अगर इंडियन रेलवेज की बात की जाए तो अनडाउटेडली वंदे भारत सबसे स्मूथ ट्रैवल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। इस ट्रेन में आने के बाद सबसे पहले फील हुआ कि मैं किसी और देश और दुनिया में हूँ। भैया ब्रेन रॉट रील्स देखने में बिजी थे और सीट लेते ही मुझे ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया गया, जिसमें एक बिस्किट और चाय। सो फार एक्सपीरियंस इज सो गुड। ट्रेन में किसी भी तरीके की कोई नॉइस नहीं है और बहुत छोटा सा डिले। ट्रेन ऑलमोस्ट टाइम पर थी। मेरे साइड में एक जगह तो ब्रेन रॉट रील्स चल रही है और उसके साइड में एक अंकल जो है वो शेयर्स खरीद रहे हैं। सो ट्रेन का माहौल काफ़ी डिफरेंट है जो स्लीपर और थर्ड एसी में था उससे। तो सुबह 10:15 पे मुजफ्फरनगर से हमारा सफर शुरू हुआ और इस ट्रेन को 11:50 तक आनंद विहार टर्मिनल पहुंचना था। अगर मुजफ्फरनगर सिटी से दिल्ली तक बाई रोड जाओगे तो भी ज्यादा समय लगेगा, यानी कि इस ट्रेन का सफर कार से भी ज्यादा एफिशिएंट है। इसके सफर को थर्ड एसी, सेकंड एसी और स्लीपर और जनरल से तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। वंदे भारत एक्सप्रेस के शौचालयों में आधुनिक बायो वैक्यूम टॉयलेट सिस्टम लगा हुआ है। कृपया बोतल, चाय कप, नैपकिन, डायपर, कागज, टिश्यू पेपर, पॉलिथीन बैग इत्यादि कूड़ा कचरा शौचालय के कमोड में न डालें। इसके कारण यह चौक हो जाता है एवं उपयोग लायक नहीं रहता, जिससे यात्रियों को असुविधा होती है। यही तो बात मैं इस वीडियो में समझाना चाह रहा लोगों को। सो ट्रेन टाइम पे थी, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए स्टेशन पर रुकी और कंफर्ट और सर्विस सब कुछ टॉप नॉच। टाइम टू टाइम हर चीज की अनाउंसमेंट हुई। इस ट्रेन को 15 फरवरी 2019 के दिन दिल्ली से वाराणसी के बीच फ्लैग ऑफ किया गया था। हर तरफ इस ट्रेन की हाइप थी, क्योंकि इंडिया की फर्स्ट सेमी हाई स्पीड और फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन थी। ट्रायल के दौरान इस ट्रेन ने 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव की थी और अभी ट्रैक्स पर ये मैक्सिमम 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। इंडिया के अंदर ज्यादातर ट्रैक्स पे वंदे भारत अपनी फुल स्पीड में नहीं चल सकती। इस ट्रेन के अंदर 2 क्लासेस हैं, एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार। फरवरी 2025 तक 136 वंदे भारत एक्सप्रेस ऑपरेशनल हैं और 2025 के यूनियन बजट में सरकार ने 200 नई वंदे भारत को इंट्रोड्यूस करने की अनाउंसमेंट भी की है, वो भी अगले 2 या 3 सालों में। और सरकार का टारगेट है कि 2047 तक 4500 वंदे भारत ट्रेन हमारे रेल नेटवर्क का हिस्सा बने। चक्का बढ़िया करा ये रेल आ रही है। 1960s में रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक कमीशन सेटअप किया था, जिसका काम था ये स्टडी करना कि इंडियन रेलवेज की 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को बढ़ाकर 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को कैसे अचीव किया जाए। सो इस प्रोजेक्ट के अंदर राजधानी ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया गया जो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अचीव कर सकती थी। और वहीं 1988 में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के इंट्रोडक्शन के साथ शताब्दी ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया गया जो 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अचीव कर सकती थी। लेकिन उस वक्त ट्रैक लिमिटेशन सॉल्व नहीं की गई, यानी कि इंडियन रेलवे ट्रैक्स इतनी स्पीड को हैंडल करने के लिए केपेबल नहीं थे। फिर 2017 के मिड में ट्रेन 18 प्रोजेक्ट को शुरू किया गया और चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के जनरल मैनेजर सुधांशु मानी और उनकी टीम ने सिर्फ 18 महीनों के अंदर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का काम पूरा कर लिया। और 2018 में इस प्रोजेक्ट के अंडर बनी ट्रेन ने 183 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन की और बाद में इन ट्रेन को नाम दिया गया वंदे भारत। 15 फरवरी 2019 को वंदे भारत को सबसे पहले यूज किया गया दिल्ली से वाराणसी के रूट पर। पहले इस ट्रेन में सिर्फ 16 कोचेस थे, बाद में जिन्हें बढ़ाकर 20 कर दिया गया क्योंकि इस ट्रेन की डिमांड काफी बढ़ने लगी। इसमें टिकट लेने के लिए भी काफी पहले से रिजर्वेशन इंश्योर करना पड़ता है। पहली वंदे भारत ट्रेन को बनाने के लिए 100 करोड़ खर्च किए गए थे, जो खर्च टाइम के साथ बढ़कर 115 करोड़ हो गया था। लेकिन 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलने के लिए केपेबल होने के बाद भी वंदे भारत वो स्पीड अटेन नहीं कर सकती क्योंकि ट्रैक लिमिटेशंस। रेलवे के मोस्टली ट्रैक्स इस स्पीड को हैंडल करने के लिए केपेबल ही नहीं हैं। पर इंडियन रेलवेज के पास कुछ हाई स्पीड कॉरिडोर्स हैं, मुंबई अहमदाबाद, दिल्ली वाराणसी, दिल्ली चंडीगढ़ और हावड़ा भुवनेश्वर जैसे रूट शामिल हैं। वंदे भारत तो लॉन्गर रूट्स पे ऑपरेट करने वाली ट्रेन है, लेकिन उन लोगों का क्या जो डेली बेसिस पे छोटे रूट्स पे ट्रैवल करते हैं। वंदे भारत का सफर तो एक्सेप्शनल था, लेकिन अभी एक और हाईटेक ट्रेन बाकी थी जो थी RRTS।
इस ट्रेन को लाया गया एनसीआर रीजन की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। एनसीआर में बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से यहाँ ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीरियस थी, तो आरआरटीएस उसे काउंटर करने में हेल्प करेगी। क्लेम्स के हिसाब से ये इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है जो दिल्ली से मेरठ का डिस्टेंस सिर्फ 35 मिनट्स में कवर करती है। तो देखेंगे एक्चुअल में कितना समय लगेगा और इंडिया की सबसे प्रीमियम ट्रेन कैसे दिखती है। 2023 में 17 किलोमीटर के प्रायोरिटी सेक्शन का इनॉग्रेशन किया गया। फिर 2024 में ये प्रोजेक्ट मेरठ तक ऑपरेशनल हो गया। जो बहुत सारे लोग दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा के अंदर जॉब्स करने आते हैं, वो मेरठ, गाजियाबाद और मोदीनगर जैसे सिटीज से डेली अप डाउन कर सकेंगे और सड़क पे ट्रैफिक को भी रिलीफ मिलेगा। अभी तक का एक्सपीरियंस तो एकदम सीमलेस था। फटाफट ऐप से टिकट बुक किए और स्टेशन एकदम क्लीन और शांत है। पहली बार मैं अपनी लाइफ में कोई स्टेशन इतना क्लीन और इतना ऑर्गेनाइज देख रहा। ये ट्रैक वाले एरिया को भी पूरी अच्छे से कवर किया गया। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत मार्च 2019 में हो गई थी, जिसमें सबसे पहले 17 किलोमीटर का रूट ओपन किया गया था, जो कि साहिबाबाद से दुहाई तक था। ये रूट अक्टूबर 2023 तक ऑपरेशनल कर दिया गया था। दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में हजारों लोग एजुकेशन, बिजनेस और जॉब्स जैसे पर्पसेस के लिए आते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आरआरटीएस यानी नमो भारत को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि एक इंटरसिटी मेट्रो ऑपरेशनल स्टाइल ट्रेन है। सो देखते हैं कि मेरठ हम कितनी देर में पहुंचेंगे। मुझे याद है कि जब मैं अपनी एमबीए में था 2019 to 21 बैच, मुझे 1.5 से 2 घंटा बस में लगता था और बस इतनी क्राउडेड हुआ करती थी कि सीट मिलना भी बहुत मुश्किल बात थी। आरआरटीएस का सफर भी काफी कंफर्टेबल था। न बाहर की नॉइज आ रही थी, हर सीट पे चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल थे और ट्रेन ने हाईएस्ट 140 किलोमीटर/आवर की स्पीड भी की। ओवरऑल ये दोनों ही ट्रेन्स काफी ज्यादा हाईटेक थी। This train terminates here. Please deboard carefully. Doors will open on the right. Please mind the gap between train and platform while boarding or deboarding train. सिर्फ 35-40 मिनट में मेरठ। कमाल है यार, ये ट्रेन तो अब तक की बेस्ट थी। भारत आज भी 3000 से कम पर कैपिटा वाला नेशन है और ये रीजन है कि 2023 में अप्रैल से अक्टूबर के बीच 95% पैसेंजर्स, जिनका नंबर होता है 370 करोड़ पैसेंजर्स ने ट्रेन के स्लीपर और जनरल कंपार्टमेंट में सफर किया और 5% से भी कम पैसेंजर्स ने एसी कोचेस में। और ये बिल्कुल भी शॉकिंग फिगर्स नहीं है, क्योंकि जहां पटना से दिल्ली की स्लीपर क्लास की टिकट 650 की मिल जाती है, वहीं एसी की टिकट के लिए 1710 रुपए पे करने पड़ते हैं और फ्लाइट के लिए 5-6 हजार रुपए, जो कि स्पेशल ओकेजन्स पे बढ़ के 20,000 तक चला जाता है। लेकिन अब ये एसी और दूसरे प्रीमियम कोचेस में इस तरीके की ओवर क्राउडिंग देखने के लिए क्यों मिल रही है? अब इसका रीजन है कि इंडियन रेलवेज ने स्लीपर और सेकंड क्लास कोचेस को थर्ड एसी और इकोनॉमी एसी से रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। जैसे मई 2023 में मंगलुरु से ऑपरेट होने वाली ट्रेन में स्लीपर कोच को हटाकर उसमें एक 3 टियर एसी इकोनॉमी ऐड कर दिया गया। सेम ईयर के अंदर सितंबर में बागमती एक्सप्रेस और राप्ती सागर एक्सप्रेस के साथ भी यही किया गया। और ये नॉन एसी कोचेस को कम करके एसी कोचेस को इंट्रोड्यूस करने का रीजन है प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि रेलवे को जनरल और स्लीपर कोचेस की वजह से सबसे ज्यादा लॉस होता है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडियन रेलवेज ने अपना सबसे बेकार ऑपरेटिंग रेशियो रिकॉर्ड किया। 100 रुपए कमाने के लिए रेलवेज ने 107 खर्च किए। एसी कोचेस जनरली नॉन एसी से 3 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और इंडियन रेलवेज को जो सबसे ज्यादा फायदा होता है वो थर्ड एसी और एसी चेयर कार के थ्रू होता है। लेकिन लगातार इस ओवर क्राउडिंग वाली प्रॉब्लम से और लोगों के प्रेशर में आकर इंडियन रेलवेज ने स्लीपर के 10,000 और ज्यादा कोचेस ऐड करने का डिसीजन लिया है। यानी स्लीपर कोचेस का प्रोडक्शन अब 2x कर दिया जाएगा। इंडियन रेलवेज को इनडायरेक्ट मेथड से भी एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडियन रेलवेज ने कन्वीनियंस फीस से 600 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। एसी क्लासेस पर यह फीस 30 रुपए है और नॉन एसी पे 15। जो लोग वेटिंग लिस्ट में टिकट परचेज कर लेते हैं, यानी ट्रेन में सीट्स फुल होने के बाद रेलवेज बुकिंग एक्सेप्ट करता है, ताकि अगर कोई सीट खाली हो जाए तो वेटिंग लिस्ट में कैंसिल टिकट के पीछे वाले बंदे को टिकट दे दी जाए। लेकिन अगर आपकी टिकट कंफर्म नहीं होती तो रेलवे उस पे एक कैंसिलेशन फीस विद जीएसटी चार्ज करता है। उसके बाद आपको आपका पैसा रिफंड मिलता है। इसी कैंसिलेशन फीस से इंडियन रेलवेज ने 2021 से 24 के बीच 1230 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। फर्स्ट एसी की टिकट पर कैंसिलेशन चार्ज है 240 और नॉन एसी पे 120। ट्रेन में सीट्स फुल होने के बाद भी बुकिंग रेलवे एक्सेप्ट कर लेगा, बट उसकी जो कैंसिलेशन फीस होगी वो कस्टमर को बियर करनी पड़ेगी। सो एक तरफ इंडियन रेलवेज को फाइनली एडवांसमेंट की तरफ बढ़ते देख काफी अच्छा तो लगता है, लेकिन अगर हम इंडियन रेलवेज की इस ग्रोथ को दूसरे देशों के रेलवे नेटवर्क से कंपेयर करें
तो हमें पता लगेगा और रियलाइज होगा कि अभी कितना काम करने की जरूरत है। अभी जो एक फेरी टेल चल रही थी, सडनली हम इससे बाहर आ जाएंगे। तो रेलवे के डिफरेंट जोन्स में एवरेज स्पीड भी अलग अलग है, लेकिन अगर ओवरऑल एक एवरेज स्पीड कंसीडर की जाए तो इंडियन पैसेंजर ट्रेन करीबन 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ऑपरेट करती हैं। रियलिटी ये है कि ट्रेन स्पीड्स को लेकर हमारे स्टैंडर्ड काफी ज्यादा लो हैं और यही रीजन है कि एक एवरेज 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलने वाली वंदे भारत को सेमी हाई स्पीड ट्रेन कहा जाता है। और आरटीआई के अकॉर्डिंग इस 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को घटाकर 76 किलोमीटर पर आवर कर दिया गया है। लेकिन अगर हम चाइना की बात करें और इनकी बुलेट ट्रेन को भी छोड़ दिया जाए और सिर्फ ऑर्डिनरी ट्रेन को कंसीडर किया जाए तो वो भी 100 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड के साथ ऑपरेट करती हैं और बुलेट ट्रेन 453 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इंडियन रेलवेज भी अब मुंबई से अहमदाबाद के बीच एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बना रही है जिसकी एवरेज स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर होगी और जिस रूट में पहले 7 से 8 घंटे लगते थे वो 2.5 घंटे में कवर हो जाएगा। सो इंडिया ये टेक्नोलॉजी जापान से ले रही है और इस रूट को 2026 तक ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। लेकिन यही सेम ट्रेन जापान के अंदर 1960s में इंट्रोड्यूस कर दी गई थी और चाइना में 2008। लेकिन इंडिया के अंदर यही काम 2026 के अंदर होगा। चाइना के पास आज भी एक 45,000 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क है जो कि काफी तेजी से एक्सपैंड भी किया जा रहा है। लेकिन हमारे पास आज से 1 साल बाद सिर्फ 500 किलोमीटर का हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क होगा। 2011 में चाइना के पास सिर्फ 8,000 किलोमीटर का हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क था जिसे 2014 तक 16,000 किलोमीटर तक एक्सपैंड कर दिया गया और 2020 तक 38,000 किलोमीटर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना ने एक टारगेट सेट किया था कि 2020 तक वो इस नेटवर्क को 30,000 किलोमीटर तक एक्सपैंड करेंगे, लेकिन 2020 तक वो अपने टारगेट को एक्सीड करते हुए 38,000 किलोमीटर तक पहुंच गए। इंडिया के अंदर तो टारगेट एक्सीड करने की कल्पना तक नहीं की जा सकती। अगर एस्टिमेटेड टाइम तक इधर टारगेट को अचीव भी कर लिया जाए तो वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और कोरोना वायरस के चलते हुए भी चाइना ने 2020 से 23 तक इस नेटवर्क को 7,000 किलोमीटर से एक्सपेंड किया है। अब इंडियन रेलवे से अगर कंपेयर किया जाए तो हाई स्पीड ट्रेन रूट्स तो छोड़ दीजिए, 2001 में जो इंडियन रेलवे के पास 60,000 किलोमीटर का रूट था वो 2024 तक सिर्फ 64,000 किलोमीटर तक का एक्सपेंड किया गया है। यानी कि 23 सालों में सिर्फ 5,000 किलोमीटर का रूट ऐड किया गया। सिर्फ एक चीज जो पॉजिटिव हुई वो ये थी कि रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत तेजी से किया गया। और हमें इस डेटा का पता होना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक हमारे सिटीजन्स के माइंड में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की एक्सपेक्टेशंस हाई नहीं होंगी तब तक हमें ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलेंगी। अब सेक्टर चाहे रेलवेज हो या कोई और, हर जगह टफ और क्विक डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी होती है। उसके बिना ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलेगी। आज भी सच्चाई ये है कि इंडियन रेलवेज एक्सपर्टीज के लोगों से इक्विप्ड नहीं है। आज भी इंडियन रेलवेज में रिक्रूटमेंट के लिए वही सालों पुराना एंट्रेंस एग्जाम है और शायद ही ट्रेनिंग मैनुअल्स भी बहुत ज्यादा बदली होंगी। और इंडियन रेलवेज के अंदर टॉप ब्यूरोक्रेसी के स्लो डिसीजंस ओवरऑल चेंज की विल को काफी हद तक इम्पैक्ट कर देते हैं। इंडियन रेलवेज में हमें टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की जरूरत तो है ही, साथ ही में हमें स्टाफ, डिसीजन मेकिंग और ट्रेनिंग रिफॉर्म्स की भी बहुत सख्त जरूरत है। तभी हम चाइना जैसे एडवांस देशों से कम्पीट करने के बारे में एटलीस्ट सोच पाएंगे। तो खैर आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको हमारे इंडियन रेलवेज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाकी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। गुड बाय।